बच्चों, सबसे पहले जरा ध्यान से समझो, क्योंकि ये लास्ट है फ्लेमिंग वगैरह के नियम। मैंने आपको फ्लेमिंग के 3 नियम बताए। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम में ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये बल की दिशा, माने धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर बताया इसी के समतुल्य होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 में हथेली, अंगुलियां और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, तो ये चालक पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप इसको देखो, ये दोनों एक ही चीज है। जैसे ये बल तो बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा तो ये धारा। तो धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। फिर दूसरा पढ़ा आपने कि धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, उसके लिए पढ़ा है मैंने आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, नहीं सॉरी, ये बिंदु की दिशा, जिस बिंदु पर चुंबकीय, जैसे मैंने बताया धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 ये बिंदु को प्रदर्शित करता है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, ये धारा की दिशा, और हथेली के धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये कौन सा नियम होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली, क्योंकि हथेली ओपन है। अब है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसमें हथेली ओपन नहीं है। इसके ये किसका ज्ञात करने के लिए होता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। प्रेरित धारा, जब चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। तो दाहिने हाथ के अनुसार ये अंगूठा, देखिए, तर्जनी, माध्यिका। तो अंगूठा चालक की गति, जिस तरह चालक को गति कराते हैं, चालक की गति, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये हुआ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ के 3 नियम हुए। एक दाएं हाथ का नियम, जिसमें प्रेरित धारा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करते हैं। फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, जिसमें हम धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। उसमें ये बिंदु को, ये धारा को, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अब नेक्स्ट पढ़ाता हूँ आपको। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से समझो, लॉरेंज बल के पदों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या। माने जो लॉरेंज बल है, चुंबकीय लॉरेंज बल, R बराबर QVB sin थीटा या EVB sin थीटा, तो इसके पदों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करनी है। ध्यान से देखो और समझो। जो क्रॉस चिन्ह है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है। आप लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इसमें ये L लंबाई की J के चालक क्षण को दाहिनी ओर V वेग से गति कराती है। क्या? L लंबाई की J के चालक क्षण को दाहिनी ओर से V वेग से गति कराती है। तो अब ध्यान से समझो,
मैंने आपको अभी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाया। देखो, ये चालक की गति, ये चालक की गति, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये प्रेरित धारा। तो यदि हम इसको समझें तो प्रेरित धारा कहाँ से कहाँ की ओर हो गया, वैसे कैसे जे की ओर। तो जो चालक क्षण में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ की ओर आएंगे, जैसे के की ओर। तो हमें ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम नहीं लिख करके, दाएं हाथ का है, हथेली का नहीं, दाएं हाथ का। हथेली का तब होता है जब हथेली ओपन होती है, ये फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम है। तो हम सीधे लिखेंगे एल लंबाई की जे के चालक क्षण को दाहिनी ओर v वेग से गति कराया गया है, कराते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, अभी बताया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन देखो ये Fe लगेगा ऊपर की ओर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर जाएंगे, जे से के की ओर जाएंगे। तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल Fm बराबर EV sin 90। sin 90 इसीलिए कि आवेशित कण माने मुक्त इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है। तो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण है। किस नियम से, चुंबकीय लॉरेंज बल Fm बराबर QVB sin थीटा से। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा, लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर EV sin 90। sin 90 का मान होता है किसका, किस रूप से, चुंबकीय लॉरेंज बल Fm बराबर QVB sin थीटा से। Q की जगह इलेक्ट्रॉन है तो EVB sin 90। Fm बराबर EV कहाँ की ओर, K से की ओर। दिशा K से की ओर। तो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल नीचे की ओर लगेगा। तो जिससे जे सीरीज में इलेक्ट्रॉनों की कमी अर्थात धनावेश एवं के सिरे में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अर्थात अधिकता उत्पन्न होती है, अर्थात ऋणावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अर्थात ऋणावेश उत्पन्न होता है, अर्थात ऋण आवेश उत्पन्न होता है। देखो, के सिरे में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अर्थात ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो जिससे इसमें एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। यही तो आपने पढ़ा, जैसे बैटरी में पढ़ा टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या है, एक प्लेट धन दूसरी प्लेट ऋण, उनके बीच में जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। वैसे इसमें हो गया जे धन के उतना ही ऋण, तो ये एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। यहाँ टर्मिनल नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे प्रेरित विभवांतर V उत्पन्न होता है, जिससे इसमें एक प्रेरित विभवांतर V कैपिटल V उत्पन्न होता है। देखो, कैपिटल V प्रेरित विभवांतर है, स्मॉल v चालक क्षण को दाहिनी ओर V वेग से गति कराते हैं, प्रेरित विभवांतर कैपिटल V उत्पन्न होता है एवं वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। इससे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल Fe बराबर EE। सूत्र क्या था, Fb, एक सूत्र पढ़ा था आपने, सूत्र पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q0 से, ये सूत्र आपने पढ़ा था। तो F बराबर Q0 इंटू E हो जाएगा, तो Q0 की जगह E, तो Fe बराबर EE। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन L होती है। प्रेरित विभवांतर V है, जे के की लंबाई L है,
E बराबर V अपॉन L हो जाएगी। एल ई बराबर हो जाएगा स्मॉल ई इंटू V अपॉन L, समीकरण नंबर दूसरा। अब संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर होंगे। साम्य अवस्था में वैद्युत बल और चुंबकीय बल बराबर होंगे, तो साम्य अवस्था में एफ ई बराबर एफ है। एफ ई का मान ई बी अपॉन एल बराबर ई बी बी, ई से ई कर लिया और एल का क्रॉस मल्टीप्लाई वहां पहुंच जाएगा, तो प्रेरित विभवांतर बी बराबर हो जाएगा बी बी एल। तो ये स्थिति तो है जब चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दाहिनी ओर बी वेग से गति करती है। अब स्थिति ये, यदि कोई जरूरी है दाहिनी ओर बी वेग से गति करे, यदि जे के चालक क्षण वी वेग से, अब इसी को जे के ही लिख देते हैं, जे के चालक क्षण वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री पर गति करती है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इससे ये थीटा डिग्री पर वी वेग से गति करती है। इस वेग के दो घटक हैं, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ ये आपको दिखाई नहीं देता, आप सब लोग गलती करते हो। इस वेग के दो घटक हैं, एक ये हो जाएगा वी कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी साइन थीटा। वी साइन थीटा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जैसे आपने इसमें पढ़ा प्रेरित विभवांतर बराबर बी वी एल, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, वी माने वेग, वह वेग जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो यहाँ पर जो वह वेग जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ये है वी साइन थीटा। तो वी बराबर हो जाएगा बी वी साइन थीटा इंटू एल, तो वी बराबर बी वी एल साइन थीटा। तो ये प्रेरित विभवांतर का सूत्र है। अब इसका एक उदाहरण मैं समझाता हूँ दो, इसके बाद आप अपने मन से दो दो चार चार उदाहरण और समझोगे और न्यूमेरिकल लगाओगे। देखो बच्चों, ये जो कारण बता रहा हूँ ये कारण पर न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत आसान है, आप समझ लेना। जैसे क्षैतिज दिशा में उड़ता वायुयान, इस तरह से हवाई जहाज क्षैतिज दिशा में उड़ता है, तो इसके कई कारण समझाते हैं। हवाई जहाज क्षैतिज दिशा में उड़ता है, कोई खिलाड़ी अपने कंधे पर धातु की छड़ रख करके दौड़ लगाता है, एक ही स्थिति है। ट्रेन पटरी पर चलती है, दोनों तीनों एक ही स्थितियां हैं। क्षैतिज दिशा में हवाई जहाज चलता है, ट्रेन पटरी पर चलती है, कोई धावक अपने कंधों पर धातु की छड़ रख करके गति करता है, तीनों स्थितियां हैं। तो इसमें आता है कि इस स्थिति में उत्पन्न विभवांतर की गणना करो, वेग वेग सब कुछ दिया रहता है, चुंबकीय क्षेत्र भी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी दिया रहता है। अब आपको ये स्थिति समझना है। जैसे क्षेत्र वायुयान क्षैतिज दिशा में उड़ता है, या ट्रेन पटरी पर चलती है, या चालक जो धावक है वो एक एल लंबाई की धातु की छड़ को रख करके दौड़ लगाता है, क्षैतिज दिशा में दौड़ लगाता है। तो ध्यान से देखो, जैसे ये वायुयान ऐसे उड़ रहा है, किसी भी दिशा में उड़ रहा है वायुयान, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा। और जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसके पंखों पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा। और यही में लिखा है, जब वायुयान क्षैतिज दिशा में उड़ता है तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को काटता है, तब जिससे उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न होता है और पंखों में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को वी ना लिख करके हम इसको बी वी लिख दें, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट। इसका सूत्र यदि हम प्रेरित विभवांतर के लिए सूत्र बढ़ाना पड़े तो बी बराबर आपको पढ़ाया था मैंने बी वी एल, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर बी वी एल। एल हो जाएगी पंखों की लंबाई, ऐसे पंखों की लंबाई। वी जिस वेग से हवाई जहाज जाता है या ट्रेन पटरी पर दौड़ती है, और जब ट्रेन पटरी पर दौड़ती है तो उसमें एल जो होगी वो पटरियों के बीच की दूरी होगी, तो इसके बीच एक प्रेरित विभवांतर होगा और प्रेरित विभवांतर ज्ञात करने का ये सूत्र होगा। अब जब वायुयान नीचे उतरता है, अब आप जरा अर्थ के बारे में समझो।
अर्थ में जैसे ये पूरब पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण है। तो जब वायुयान नीचे उतरता है, नीचे की ओर उतरता है, नीचे की ओर उतरते समय इसके पंखे पूरब पश्चिम दिशा में है। देखो मैंने पृथ्वी का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पंखे ऐसे हैं, ऐसे हैं। हवाई जहाज ऐसे नीचे की ओर उतरता है पूरब पश्चिम दिशा में। जैसे हम यहाँ पृथ्वी के बारे में देखें तो इधर पूरब इधर पश्चिम, तो ऐसे नीचे की ओर उतरता है। तो जब ये नीचे की ओर उतरता है तो पंखों द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, यहाँ पर एच ना लिख करके हम BH ले लेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH को काटता है, जिससे अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे पंखों में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। इसमें जो प्रेरित विभवांतर का सूत्र होगा वो V बराबर हो जाएगा BHVL। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र वही तो मैं बताया था, चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटकों से नतिकोण वतिकोण की सहायता से BH का मान निकालेंगे। वहां पर हमने केवल H से इंडिकेट किया था। जब नीचे अब ये आता है, जब नीचे उतरता है या ऐसे चलता है और उसके पंखों में यदि हम पंखों को आपस में जोड़ करके एक बल्ब लगा दे तो क्या बल्ब जलेगा? तो आप समझो जितना तार में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही उसके पंखों में होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में दोनों में आपेक्षिक वेग 0 हो जाएगा, तो इससे प्रेरित विभवांतर भी उत्पन्न नहीं होगा, प्रेरित धारा भी नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा। पर यदि जैसे मान लो ये पंखे हैं, यहाँ पर हम बल्ब लगा दें तो बल्ब नहीं जलेगा। यदि हम तार काट दें तो प्रेरित विभवांतर तो उत्पन्न होगा। तीसरी स्थिति होती है जब नीचे उतरते समय पंखे उत्तर दक्षिण दिशा में, देखो ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में है और ये नीचे उत्तर दक्षिण दिशा मतलब जैसे उत्तर ये दक्षिणी ऐसे नीचे की ओर उतरता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में है तो ना तो यह क्षैतिज घटक को काटता है और ना ही यह पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक V को काटता है। क्षैतिज घटक को फिर मैं यहाँ से संकेत चेंज कर देता हूँ, BH को काटता है और ना ही वे पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक BV को काटता है और ना ही पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर में लिख दिया है, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक BV को काटता है, जिससे इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। मैंने किसी को चुंबकीय क्षेत्र काटेगा नहीं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहाँ से होगा? तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में ही परिवर्तन नहीं होगा और पंखों में प्रेरित विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा। तो ये 3 स्थितियां हैं। 3 स्थितियों के आधार पर कई न्यूमेरिकल बनते हैं। कम से कम 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल आप लगाओगे, एक ट्रेन वाला, एक वायुयान वाला और एक खिलाड़ी वाला, ये न्यूमेरिकल लगाओगे जो आपके सामने ना है मुझे बताना। नेक्स्ट है चालक क्षण में प्रेरित धारा तथा शक्ति क्षय का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र जो क्रॉस तार से दर्शाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र ब्लैक बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है। यहाँ पर आप कागज में लिखते हो तो मैंने सीधे लिख दिया है, चुंबकीय क्षेत्र भी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। इसमें एक U के आकार की छड़ स्थिर है। कौन सी छड़ है? U के आकार की छड़ L, M, N, O स्थिर है। U के आकार की चालक छड़ L, M, N, O स्थिर है। इसमें L लंबाई की J के चालक छड़ को दाहिनी ओर V वेग से गति कराती है। पहले J के में होता है, फिर J डैश K डैश में होता है। तो इसमें इसके सिरे पर कितना विभवांतर होगा? प्रेरित विभवांतर अभी आप पढ़ चुके हो पीछे वाले टॉपिक में, BVL। यदि अब प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा, अब इसके कारण धारा बहेगी। धारा बहने के लिए अभी आपको बताया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक की गति, तो ये प्रेरित धारा की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र ब्लैक बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है, इसको चालक छड़ को इधर गति कराते हैं तो प्रेरित धारा ऊपर की ओर बहेगी, मानी K से J की ओर बहेगी। अब बंद पथ कौन सा है? K, J, M, N, K।
तो प्रेरित धारा की दिशा के जे एम एन के की ओर रहेगी। तो प्रतिरोध आर है, यदि प्रतिरोध आर है पूरे क्षणों का, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, हथेली हथेली नहीं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी, ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर के जे एम एन के या जे एम एन के जे एम एन के जे की ओर होगी। और प्रेरित धारा का सूत्र I बराबर V अपॉन R होता है, तो विभवांतर V बटे R, विभवांतर V का मान रख दिया V L बटे R। अब प्रेरित धारा की दिशा ऊपर की ओर, देखो ये लिखा है कैपिटल R की दिशा ऊपर की ओर ऐसे है। तो अब हम लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कौन सा? जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, धारा ऐसे ऊपर की ओर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, ब्लैक बोर्ड के तरफ लंबवत अंदर की ओर है, तो जो चुंबकीय बल लगेगा वो बाईं ओर लगेगा, इस तरह FM डैश बाईं ओर लगेगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से चुंबकीय बल FM डैश बराबर BIL sin 90। BIL sin थीटा पर थीटा होता है धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण। धारा ऐसे रह रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है जैसे, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, BIL sin 90, BIL बाईं ओर लगेगा। अब मैंने ये बताया था कि प्रेरित धारा या प्रेरित विभवांतर तब तक उत्पन्न होता है जब तक उनमें आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का मतलब उनके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जैसे ही उसके फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाता है, प्रेरित धारा खत्म हो जाती है। जैसे मैंने टॉपिक समझाया था कि जो फैराडे थे उन्होंने गुस्से में चुंबक को फेंक दिया था, तो जब तक चुंबक कुंडली के अंदर गति कर रही थी तभी तक गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन आया, और जैसे ही चुंबक बंद कुंडली के अंदर विराम अवस्था में आ गई उसका विक्षेप खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यही है, प्रेरित धारा बनाए रखने के लिए इतना ही बल वाह्य बल लगाना पड़ेगा, वाह्य बल दाहिनी ओर लगाना पड़ेगा, इतना ही वाह्य बल दाहिनी ओर लगाना पड़ेगा। अतः वाह्य बल FM बराबर -FM डैश, ये दाहिनी ओर लगाना पड़ेगा। BIL केवल संख्यात्मक, केवल संख्यात्मक। I का मान रख दिया यहां से, तो B इंटू BL अपॉन R इंटू L, तो B से B में गुणा हो गया B स्क्वायर, L से L में गुणा हो गया L स्क्वायर, और V सिंगल बचा, तो B स्क्वायर VL स्क्वायर बटे R। आवश्यक शक्ति E बराबर FB, F का मान यहाँ से रख दिया BL स्क्वायर बटे R, V का मान ये, F का मान यहाँ से रख दिया, तो ये F का मान हो गया इंटू V, देखो ना E बराबर FB होता है, F का मान इससे रख दिया इंटू V, तो V से V में गुणा होगा तो B स्क्वायर हो जाएगा। तो आवश्यक शक्ति P बराबर B स्क्वायर L स्क्वायर बटे R। अब मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, तो वो परीक्षा में 3 बार आया है। एक न्यूमेरिकल है, ये 3-4 बार कम से आया है, CBSE से है, उत्तर प्रदेश में भी आया है, उत्तराखंड में तो पता नहीं, शायद नहीं आया है। L लंबाई की तांबे की एक क्षण B तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूम रही है, तो सिद्ध करो कि क्षण के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल E बराबर 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर है। यदि क्षण का प्रतिरोध R हो तो प्रेरित धारा ज्ञात करो। इसमें देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र ब्लैक बोर्ड की लंबवत अंदर की ओर है, इसमें एक OP चालक क्षण जिसकी L लंबाई है, ये O सिरे के परितः ऐसे ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, यही लिखा है। L लंबाई की तांबे की छड़, ये L लंबाई की तांबे की छड़ एक सिरे के परितः O सिरे के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूर्णन कर रही है। तो सिद्ध करो कि छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होगा। यदि छड़ का प्रतिरोध R हो तो प्रेरित धारा कितनी है ये बता दें। तो पहले प्रेरित विद्युत वाहक को समझाते हैं। यही मैंने लिखा है, OP L लंबाई की छड़ O सिरे के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है। माना कि OP तो L लंबाई की है, O से x दूरी पर एक अल्पांश भाग है dx,
यह v रेखीय वेग से गतिमान कर रहा है। तो प्रति सेकंड घेरा गया क्षेत्रफल dA/dt बराबर v dx। कैसे? v dx वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय इंटू दूरी में दूरी का गुणा करोगे क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्रति सेकंड घेरा गया क्षेत्रफल dA/dt बराबर v dx। dx भाग द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल dE बराबर d∅/dt आपने पढ़ चुके हो बराबर dBA/dt। इसमें चुंबकीय क्षेत्र v नियत है b × dA/dt। न्यूमेरिकल और किताब में पीछे बहुत है। यदि a नियत होगा तो हो जाएगा a × dB/dt। तो यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र b नियत है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो b × dA/dt। dA/dt का मान v dx रख दिया। b dx चूंकि b नियत है इसलिए नियतांक को बाहर निकाल लिया डिफरेंशिएशन करते समय सिंपल बात। पूरी छड़ के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इंटीग्रेशन d बराबर 0 to a dv dx। v बराबर r ओमेगा होता है तो v बराबर यहाँ हो जाएगा x ओमेगा। तो b x ओमेगा dx नियतांक को बाहर निकाल लिया b ओमेगा x dx। x का होता है x²/2 और तो 0 to l करोगे तो l²/2। तो इसका जो समाकलन होगा b ओमेगा l²/2 होगा। तो ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक। अब बताओ प्रेरित धारा। मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तक कोई बंद पथ नहीं होता तो प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। जैसे चालक क्षण, हवाई जहाज के पंखे, इनमें भी बंद पथ नहीं है। तो क्षण एक बंद पथ नहीं है, इसलिए इसमें प्रेरित धारा शून्य होगी, कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो बस इतने कम से कम 8 दशमलव आप लगाओगे और इसके बाद नेट